हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड चैनल के इस मंच में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। सो गाइस, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स, जिसमें से एक होगा आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और दूसरा जो टॉपिक हम इसी के साथ करने वाले हैं वो होगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। तो इन दोनों को जो है टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या सिटीजनशिप क्या होता है नागरिकता की धारणा, उसको हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत में जो सिटीजनशिप है उसकी अगर हम बात करें तो ध्यान रहे, सिटीजनशिप आपका जो है हमें नागरिकता जो है वो क्या देती है? नागरिकता जिस भी नागरिक के पास होती है उसके पास जो है अधिकार आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अधिकार। ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे ऐसे अधिकार नागरिकता में आपको मिल जाते हैं जो किसी विदेशी को नहीं मिल पाते हैं। अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो उस देश के जो भी अधिकार हैं वो आपको मिल जाते हैं। अधिकार कैसे? जैसे आपको गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, डिग्निटी के साथ लाइफ जीना, ठीक है। तो गरिमा में पूर्ण जीवन जो है आपको जीना है। साथ ही उस राष्ट्र के अंदर जितने रिसोर्स हैं यानी जितने भी संसाधन हैं उन पर अधिकार मिल जाता है आपको, यानी संसाधनों का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी राइट्स होते हैं आपके, और साथ ही जब संसाधनों का अधिकार आपके पास आ जाता है तो उसमें कैसे जैसे जल, ठीक है, और जंगल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जमीन, ये क्या है? ये संसाधन है, ठीक है। इनका दोहन करने का अधिकार, ठीक है, इनका प्रयोग करने का अधिकार, ये सभी किसी भी नागरिक को दिए जाते हैं। अब ये डिफाइन कौन करेगा कि किसको अधिकार हैं किसको नहीं है, ये शक्तियां कहां से प्राप्त होगी? तो इसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट है क्या हमारे पास? डॉक्यूमेंट का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। वो क्या करता है? वो हमें बताता है कि हमारे नागरिकता के अधिकार क्या हैं। उसमें बाकायदा एक जो है चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में जो है आपको पूरा नागरिकता का एक अध्याय दिया गया है। तो पूरा एक अध्याय दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आपको नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अब क्या नागरिकता के जो प्रावधान हैं केवल 5 और 11 तक ही हम पढ़ लें और नागरिकता के बारे में पता लग जाए? देखिए, नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक एक्चुअली क्या है कि संविधान एक तरीके से नागरिकता को परिभाषित करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है कानून बनाए जाते हैं। कानून कौन बनाता है? कानून आपके कहाँ बनाए जाएंगे? संसद में। संसद क्या करेगी? पार्लियामेंट पास करेगी। जैसे हमारे पास जो है अभी सिटीजन अमेंडमेंट बिल है 2019। तो ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है ये हमें बताता है कि नागरिकता के वर्तमान में प्रावधान क्या क्या है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, नागरिकता के बारे में पता चल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं, वो हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जैसे आपके यानी कुछ मौलिक अधिकार हैं, क्या हैं आपके? जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, ठीक है। अब ये जो आपके मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। वैसे तो अगर हम देखा जाए जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो 12 से 35 तक होते हैं। और ये क्या है कि ये जो है इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी बचे भारतीय नागरिकों को नहीं है, बाकी भी भारतीय नागरिकों को है, लेकिन इनको छोड़कर शेष जो है वो विदेशियों के लिए नहीं है। समझ में आई बातें? तो यहां से आप जो है इन चीजों ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो इसके बाद दूसरे क्या अधिकार हैं नागरिक के पास? अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप ही केवल क्या कर सकते हैं? किसी भी हाई ऑफिसेज को होल्ड कर सकते हैं। जैसे भारत में किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो अगर हम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए उसमें क्या होना चाहिए? देयर शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया,
ठीक है, लिखा रहता है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 35 यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके बाद ही वो जो है प्रेसिडेंट या वो बन सकता है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहली जो कंडीशन होती है वह भारत का नागरिक हो, देयर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये लिखा रहता है। तो ये जो बड़े ऑफिस हैं, जैसे इसमें आपका वाइस प्रेसिडेंट, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके चीफ जस्टिस, ठीक है, साथ ही आपका प्राइम मिनिस्टर, जो भी बड़े पद हैं वो सारे कौन हैंडल करता है? इंडियन सिटीजन, बाहर का नागरिक इसमें नहीं बन सकता। अब जैसे ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी नहीं कर सकता, जैसे हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी में केवल भारतीय नागरिक ही नहीं लगते हैं। इंडियन आर्मी में, हमारी इंडियन आर्मी के लिए आपका पड़ोसी जो देश है नेपाल, उसके भी लोग उसमें लगते हैं। लेकिन नेपाली व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, नेपाली व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि प्रमोट होकर आगे चल के बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर भी बन जाए, लेकिन वो ये जो आपके पद हैं इनको हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, साथ ही इनके पास क्या होता है? इनके पास वोटिंग राइट होता है, जो भारतीय नागरिकों के पास होता है, विदेशियों के पास नहीं होता है। ठीक है, और वोटिंग राइट के साथ साथ उसके जो राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड, यानी उसको जो है चुने जाने का अधिकार और मतदान करने का अधिकार, दोनों उसके पास है भारतीय नागरिक के। किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई जो है अमेरिकी व्यक्ति नहीं बन सकता, उसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कौन कौन से होते हैं उसके पास? वो क्या है कि राइट टू वोट, यानी उसके पास जो है क्या होता है? वोट डालने का अधिकार होता है, और साथ ही क्या है कि राइट टू बी इलेक्टेड, यानी उसको चुने जाने का अधिकार भी प्राप्त है, यानी मत डालने, मतदान करने और साथ ही चुने जाने, दोनों अधिकार जो है वो इंडियन सिटीजन के पास होते हैं, किसी बाहरी नागरिक के पास नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स ऑन सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के ऊपर अनुच्छेद कौन कौन से, वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 5, यानी अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है सिटीजन्स एट द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट, यानी नागरिकता जो है वो संविधान के परिवर्तन से प्रारंभ हो जाती है। अब संविधान का परिवर्तन कब हुआ? कमेंसमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से ही जो है भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रभावी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना। उससे पहले क्या था, कौन नागरिक था या नहीं था, कौन कैसा था, वो मैटर नहीं रखता, लेकिन 26 जनवरी 1950 से भारतीय नागरिकता का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि उस दिन से भारत में क्या होता है? संविधान एनफोर्स कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि आपका एनफोर्स हो जाता है, संविधान का लागू होना स्टार्ट होता है। उसके लिए क्या है कि जब 26 जनवरी 1950 को कोई व्यक्ति, ठीक है, जो हैड देयर डोमिसाइल इन इंडिया, जो भारत में निवास कर रहा हो, भारत में 26 जनवरी को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ हो, हैड एटलीस्ट वन पेरेंट बोर्न इन इंडिया, और कम से कम उसके माता पिता में से दोनों में से एक कोई भारत में जो है पैदा हुआ हो। ये इसलिए क्योंकि कहानी यहाँ है कि 1947 में जब हम जो है हमारी स्वतंत्रता आई, हमें फ्रीडम मिली, तो उसके बाद से क्या था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की भी बातें चली थी। इसको थोड़ा सा हम कहानी के रूप में आप लोग समझे। तो बहुत सारे लोगों का जो है आदान प्रदान इधर उधर चलता रहा। बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो भारत से पाकिस्तान चली गई, बहुत सारी कम्युनिटीज पाकिस्तान से भारत आई। तो ये कंडीशन इसलिए रखी गई, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत में पैदा हुआ था, उसका भारत निवास में स्थान था, और कम से कम माता पिता में से उसका एक भारत में रह रहा हो। ऐसा कोई बच्चा माने कि कोई यहां पे हो और माता पिता जो है भारत में नहीं रह रहे हैं, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, और साथ ही अगर देखा जाए तो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में साधारण निवासी रहा हो ऐसा कोई व्यक्ति, ये क्लोज फिट बैठता था बहुत सारे एंग्लो इंडियंस पर। ठीक है कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, किसी ने ब्रिटिश महिला से शादी कर ली, किसी ने ब्रिटिश पुरुष से शादी कर ली, तो कम से कम जो है 5 वर्षों से भारत में ऐसा कोई भी कपल रह रहा हो, ठीक है, उसे भी, उसको और उसके बच्चों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये चीजें आर्टिकल 5 के अनुसार बताई जाती हैं। अब हम बात करते हैं
आर्टिकल 6 से 8 तक अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो माइग्रेंट्स जो हुए थे हमारे पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत या भारत से पाकिस्तान जो माइग्रेशन हुई है उसके बारे में है। तो सीधे हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है? डील्स विद द सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। यानी जो है ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके नागरिक अधिकारों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोगों, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ गए हैं, ध्यान दें, 19 जुलाई 1948 से पहले ही जो लोग जो है पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वो लोग स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये क्लोज इसलिए है, मैं इसको और सरल कर देता हूं। जब जो है पार्टीशन का बहुत बड़ा जो है देखा जाए दंगा हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो हैं नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान से भारत आ गए थे। ये क्रम 19 जुलाई 1948 तक खतरनाक तरीके से चला। 19 जुलाई एक डेडलाइन रखी कि उसके बाद अगर कोई आएगा उस पर हम सोचेंगे, लेकिन उससे पहले कोई भी आ गया, इवन कोई मुस्लिम भी पाकिस्तान से भारत आ गया तो वो भी स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा, नागरिकता का पात्र माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई। और बाद में आए लोगों के बीच ये अंतर करता है जिन्हें नागरिकता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। ये नहीं है कि बाद में जो आए हैं उनको नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके लिए इन्होंने कहा कि 19 जुलाई के बाद अगर कोई आता है 1948 के बाद, वो स्वतः नागरिक न होकर उसको रजिस्टर्ड होना यानी पंजीकृत होना जरूरी है कि मैं जो है आया हूं, अब मेरी जो नागरिकता है उस पर विचार किया जाए। उसके लिए क्लोज रखी गई कि भाई जो है आपको ये हमारी कंडीशंस हैं, ये आपको फुलफिल कीजिए, हम आपको भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक बातें समझ आई। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 कहता है कि कंसर्न पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? पाकिस्तान टू इंडिया। अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया टू पाकिस्तान। ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पुनर्वास के लिए परमिट के तहत भारत लौट आए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम थे कि भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वो वापस आ गए, तो उनके लिए, ठीक है, जो रिहैबिलिटेट यानी पुनर्वास के लिए जो भारत आए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है उसमें अनुच्छेद 7 बताता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि यदि वे विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तो वे नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और शर्तें जो थी वे टाइम टू टाइम बाद में बदलती रही, लेकिन इसके लिए जो है पहला जो संशोधन विधेयक, पहला जो विधेयक आया उसको नागरिकता विधेयक 1955 कहा जाता है। उसमें जो है वो सारी कंडीशंस होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ इतना ही समझे कि उनके को भी जो है कुछ शर्तों के साथ भारत का नागरिक मान लिया गया था। ये अनुच्छेद 7 कहता है। अब आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि ग्रांट्स सिटीजनशिप राइट टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है बशर्ते कि वे भारतीय राजनयिक या वाणिज्यिक दूतावास प्रतिनिधियों द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं, उनके लिए नागरिकता के क्या प्रावधान है वो अनुच्छेद 8 में के अनुसार उनको दिए जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 8 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि बहुत सारे जो है एम्बेसडर, कोई एम्बेसडर है, कोई फॉरेन सर्विस में है, बाहर चला गया, ब्रिटिश टाइम से फॉरेन सर्विस में है, उसके बच्चे किसी कारणवश बाहर रह गए हैं, भारत वापिस आया, तो उसकी क्या शर्तें होंगी उसके बारे में भी अनुच्छेद 8 में बताया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 9 कहता है प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप, यानी भारत क्या है कि भारत दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। अब हम समझेंगे कि दोहरी नागरिकता है क्या एक्चुअली। चलिए इसको आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो क्या है दोहरी नागरिकता? देखिए, दो टाइप की सिटीजनशिप होती है। सिंगल सिटीजनशिप यानी इकहरी नागरिकता, यहां ध्यान दीजिएगा, और दूसरी है आपकी डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता जिसको हम कहते हैं। अब इसमें फर्क देखिए क्या होता है। देखिए, अब जैसे कि हम बात करें सिंगल सिटीजनशिप कहाँ है? इंडिया में है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया है, ए कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि वो माइग्रेट करा जाता है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ए गया और ए क्या हुआ कि यहाँ का भी सिटीजन हो जाता है।
ध्यान दीजिएगा, ए क्या हुआ, यहाँ का सिटीजन हो गया, तो भारत की उसकी ए की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। अब यहाँ की बात करें, ए ने क्या किया कि उसके पास यूएसए की सिटीजनशिप थी, वो तो बनी रहेगी क्योंकि वो यूएसए का सिटीजन है, लेकिन ए ने फिर से मूव किया और फिर से जो है ए कहाँ आ गया, वो आ गया कहाँ पे, इंग्लैंड ले आओ इसको। चलिए ये बाबूजी जो है इंग्लैंड आ गए हैं। अब ए के पास जो है इंग्लैंड की भी सिटीजनशिप है। अब इसके पास यूएसए और इंग्लैंड दोनों की नागरिकता बनी रह सकती है, क्योंकि यूएसए और इंग्लैंड क्या करते हैं, दोहरी नागरिकता का प्रावधान करते हैं। अमेरिका दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, भारत उसको अबोलिश करता है। इसको आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या है कि कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी दूसरे राष्ट्र की या कुछ दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो प्राप्त कर लेता है, तो भारत में स्वतः ही उसकी सिटीजनशिप निरस्त मानी जाएगी या रद्द मानी जाएगी, उसकी नागरिकता का हनन हो जाएगा। यह अनुच्छेद 9 कहता है, सीधी सी बात ये है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 और 11 की, ठीक है। पार्लियामेंट पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप, यानी अनुच्छेद 10 और 11 संसद को अधिकार देते हैं कि उस समय समय पर जो है सिटीजनशिप के जो क्लॉज हैं, जो प्रावधान हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको रेगुलेट और कंट्रोल कर सकता है, उसके पास अधिकार है। यानी कुल मिलाकर अनुच्छेद 10 और 11 जो है वो संसद को ताकतवर बनाते हैं। ये चीजें आई समझ में। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि एंश्योर दैट एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी सो सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इसका कहने का मतलब यह है कि यह सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 10 की प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह माना जाता है संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा। यानी वो संसद जो है सर्वोपरि है। अनुच्छेद 10 ये कहता है, अनुच्छेद 10 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नागरिक है जब तक कि वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन लीगल है, वैधानिक है, विधिक है, ठीक है। अब सपोज दैट मैं क्या हूं कि मुझे कोई कानून, ये कानून पास कर दे, आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि गुरुकुल माइंड में अमरजीत सर पढ़ाते हैं और संसद ने कानून पास किया कि गुरुकुल माइंड में पढ़ाने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो आज से हम उनको भारत का नागरिक नहीं मानते हैं। मैं थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि संसद के बनाए द्वारा विधिक कानून के हिसाब से मैं उसको जो है लीगलाइज नहीं कर रहा हूं, उसकी लीगैलिटी को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं भारत का नागरिक नहीं माना जाऊंगा। मैं आपको समझाने के तौर पे कर रहा हूं। यानी संसद कोई भी कानून बना देती है। तो अनुच्छेद 10 से होती हैं संसद को ये शक्तियां प्राप्त। अब इसको आप ऐसे समझे, अब जब ये शक्तियां प्राप्त इसको हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अब आर्टिकल 10 क्या करता है, आर्टिकल 10 क्या कर देता है, पावरफुल बना देता है किसको, संसद को, पार्लियामेंट को। ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट क्या करती है कि एक कानून लाती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या कहता है, उसमें एक प्रावधान ये है कि 3 देश आपके, कौन कौन से, 3 हमारे पड़ोसी देश, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अफगानिस्तान, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा आता है आपका पाकिस्तान, और तीसरा आता है आपका बांग्लादेश। तो इन्होंने जो है थोड़ा सा घुमा के लाइन इसमें बोली कि इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, ये क्या है वहां पे माइनॉरिटीज हैं। अगर ये जो हैं इनको छोड़कर, ये देखिए यहाँ पे जो है आपका हिंदू, यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और आपके पर्शियन जिनको बोलते हैं, ठीक है, और क्रिश्चियन यानी ईसाई। अब ये जो हैं आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कम्युनिटी हैं, 6 की 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी हैं तीनों देशों में। अगर ये भारत में आती है तो भारतीय नागरिकता का जो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम 2019, उनकी नागरिकता पर इंस्टेंट त्वरित विचार करेगा। अब कहने का मतलब यह है कि यहाँ इन तीनों देशों से कौन नहीं आना चाहिए, तीनों देशों में मेजोरिटी में कौन है, मुस्लिम। तो सारा जो है विवाद आपने देखा होगा कि जब ये 2019 आया कानून सीए, तो इस पे था कि भाई मुस्लिम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पास किसने किया, ये संसद ने। अब संसद ने कानून बना दिया है तो कानून है, अगर ये लोग आते हैं तो इंस्टेंट नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा। मुस्लिम जो है वो इंस्टेंट नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कि मुस्लिम को नागरिक नहीं माना जाएगा, उस पर जो है उसकी जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 10 क्या है? ये संसद को पावर देता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है, जिसमें नागरिकता का अधिग्रहण, समाप्ति और नागरिकता संबंधित अन्य सभी मामले इसके जो है इसमें समाहित है। अनुच्छेद 11 ये बात देता है। अनुच्छेद 11 कहता है कि जो नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता किसको अधिग्रहण करनी है और अन्य जितने भी मामले हैं उनको पूरा रेगुलेट करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 11 उसको ताकत देता है, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान बनने के बाद में पहली बार संसद जो है एक कानून लेकर आई नागरिकता के ऊपर, जिसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। उसमें सारे क्लोज जो है डाले गए। अब ये समय समय पर जो है वो इसका अमेंडमेंट होता रहता है, संशोधन होता रहता है, क्योंकि 1955 में बनाया गया कानून आज के युग में वो प्रासंगिक नहीं हो सकता, उसका रिलेवेंस नहीं रहेगा। ये चीजें ऐसे आपको जाननी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 कहता क्या है। पहले इसको ही पढ़ लेते हैं भाई, ये क्या कहता है। तो आपका जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है वो नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं, द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, उसको बताता है। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले बाई बर्थ जो है वो क्या कर सकता है, भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बाई बर्थ की अगर हम बात करें तो उसके मानदंड जन्म वर्ष और माता पिता की नागरिकता के आधार पर जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, मैं ऐसे ही समझाता हूं, भारत में पैदा हुआ है, उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, ये बातें समझ में आई। कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, उसके माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक है, वो स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा। पहला क्लोज तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ है, ये समझिएगा बात, और उसके दोनों माता पिता वर्तमान में भारत के नागरिक हैं, वो क्या है, वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज दैट मैं कोई सेलिब्रिटी कपल ले लेता हूं, कोई भी, जैसे कि सेलिब्रिटी कपल की मैं बात करता हूं कि जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों कपल हैं। विराट कोहली जो हैं वो क्रिकेटर हैं और अनुष्का शर्मा जो है एक भारतीय अभिनेत्री हैं। ठीक है, अब दोनों का बच्चा, सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि दोनों का बच्चा जो है वो घूमने चले गए और बच्चा पैदा हो गया कहाँ, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो स्विट्जरलैंड का नागरिक माना जाएगा, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये बाई बर्थ होता है। ठीक है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ, माता पिता दोनों जो है उसके भारत के बाहर के रहने वाले हैं, अब वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि कोई नाम ले लेता हूं मैं XYZ, जैसे कि मैंने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का, तो कहेंगे कि सर पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं बार बार, क्योंकि हमारा पड़ोसी है। ठीक है, तो पाकिस्तान का कोई फॉरेन सर्विस का कोई ऑफिसर है। ठीक है, और वो क्या है कि पाकिस्तान एम्बेसी जो भारत में है वहां पे क्या करता है, जॉब करता है। उसकी जो बेगम है वो उनके साथ है, उनको एक बच्चा यहाँ पे भारत में जन्म दे देता है। तो होगा क्या कि वो भारत में भले ही उसने जन्म लिया हो, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वो कहाँ का नागरिक माना जाएगा, पाकिस्तान का। तो ये बाई बर्थ के हिसाब पे जो है वो उसके बर्थ ईयर और उसकी जो है पेरेंटल सिटीजनशिप क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको ऐसे इसमें ध्यान देना है। अब क्या है कि तीसरा ये है कि दो कपल जिनमें से एक भारत का है, माता हो या पिता हो, और उनका बच्चा जो है वो भारत के बाहर पैदा होता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दो कपल अगर एक भारत का है और एक पाकिस्तान का है, दोनों का बच्चा जो है वो ठीक है भारत में पैदा हो जाता है, फिर कुछ शर्तों के साथ में वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बाई डिसेंट की अगर हम बात करें, यानी वंश के द्वारा, तो वंश के द्वारा की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप थ्रू पेरेंट्स विद कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी माता पिता के माध्यम से नागरिकता पंजीकरणों की शर्तों के साथ जो है उसको
दे दी जाती है। वंश का मतलब ये है कि माने कि मेरा नाम अमरजीत सिंह है और सपोज करो कि मैं अभी इंग्लैंड में रहता हूँ और ये समझो कि इंग्लैंड से ही क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मेरे माता पिता दोनों क्या है, मेरा वंश जो है वो भारत का है, समझे, मेरे माता पिता भारत के रहने वाले हैं। तो कुछ शर्तों के साथ में मैं वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता हूँ। जो भी कंडीशंस जो है अभी नया अमेंडमेंट बिल जो आएगा वो क्या कहता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन बाय डिसेंट भी मैं जो है भारत का नागरिक बन सकता हूँ। फिर पंजीकरण के आधार पर बाय रजिस्ट्रेशन तो रिक्वायर्स स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि मैरिज एंड इंडियन सिटीजन, अभी मैंने बताया कि पंजीकरण के आधार पर भी बन सकता हूं। सपोज दैट कि मैं जो है वो भारत के बाहर का नागरिक हूं और मेरी जो शादी है वो किसी भारतीय महिला से हो जाती है, तो उसके लिए जो कंडीशंस आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बताता है, तो उसके आधार पर मैं भी भारत का नागरिक बन सकता हूं। ठीक है। बाई नेचुरलाइजेशन, ठीक है, देशीयकरण या प्रकृतिकरण के द्वारा, इसके लिए निवास और अन्य नागरिकताओं को त्यागने जैसी योग्यताओं की भी आवश्यकता होती है, इसको देशीयकरण कहते हैं। उसके बाद आता है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, यानी किसी भी टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन करने से या उसको जो है उसका अधिग्रहण करने से। सपोज दैट कि कल भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और युद्ध होने के बाद क्या है कि हम जो है लाहौर जीत लें, जो लाहौर जीतने की जो है पुरानी कहानी है भारत की पाकिस्तान के साथ में, तो लाहौर का एक एक बच्चा, लाहौर का एक एक व्यक्ति वो स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम जो है किसी के ऊपर एग्रेशन करें, और पाकिस्तान भी जो है हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, और वो भी जिए और जीने दें। चलिए आगे चलते हैं। 1 सेकेंड। उसके बाद आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की हानि, ठीक है, यानी आप अपनी नागरिकता, आपकी सिटीजनशिप जो है वो कैसे लूज हो सकती है, कैसे आपसे छूट सकती है। सबसे पहले आता है रिनंशिएशन। रिनंशिएशन क्या होता है, त्याग बोलते हैं, यानी आप अपनी स्वेच्छा से जो है नागरिकता छोड़ रहे हैं, नागरिकता त्याग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से त्यागिए को, तो स्वेच्छा से, वॉलेंट्री जो है रिलिंक्विशमेंट, इसको हम कहते हैं स्वैच्छिक त्याग, और ये अपनी स्वेच्छा से कोई भी इसको त्याग सकता है। दूसरा आता है टर्मिनेशन, ये स्वेच्छा से कोई नहीं त्यागता है, इसमें क्या करता है कि जो स्टेट है, स्टेट भारत, वो क्या कर सकता है कि आपको नागरिकता से टर्मिनेट कर सकता है। कैसे, जैसे ऑटोमेटिक लॉस अपॉन एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, ठीक है, तो ऑटोमेटिक कब लॉस हो जाएगा आपका नागरिकता का, अगर आप किसी भी देश की नागरिकता जो है ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भारत डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डुअल सिटीजनशिप, यानी दोहरी नागरिकता का प्रतिषेध है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है डेप्रिविएशन यानी वंचना, जैसे कि धोखाधड़ी या विश्वासघात जैसे कारणों से अनैच्छिक समाप्ति, जैसे कि युद्ध काल में दुश्मन देश को जो है जरूरी जानकारी देना या युद्ध काल में दुश्मन देश की सहायता करना, तो ये सब चीजें जो है वो धोखाधड़ी में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम फिर जो है वापस चलते हैं रिनंशिएशन पर। तो रिनंशिएशन में अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देता है, तो क्या उसके बच्चों की नागरिकता बची रहेगी, या किसी की टर्मिनेट कर दिया जाता है क्या उसके बच्चों की नागरिकता बची रहेगी, या कोई डेप्रिविएशन में क्या उसके बच्चों की नागरिकता बची रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ इंडिया का कानून कहता क्या है। देखिए, अगर कोई भी एक व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति है, वो इसने क्या किया, या तो इसने क्या किया कि रिनंशिएशन किया है, ठीक है, या इसने क्या किया है, ये टर्मिनेट किया गया है, ठीक है, या ये देखा जाए कि ये डेप्रिविएशन के द्वारा, 1 सेकेंड, अरे दोबारा लिखते हैं, सॉरी। देखिए, रिनंशिएशन स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना, उसके बाद आता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब क्या है, उसकी नागरिकता छीन ली गई, और डेप्रिविएशन, ठीक है। तो डेप्रिविएशन क्या है कि वंचना द्वारा, युद्ध काल में दुश्मन देश की सहायता करना, तो तीनों में नागरिकता जाने के प्रावधान है। अब तीनों कंडीशन में इस ए के जो हैं, ए के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा, माने कि इसको जो है 2 बच्चे हैं, एक की एज जो है वो 20 वर्ष है और एक की एज जो है वो 17 साल है, ठीक है। तो ध्यान रहे, जिस बच्चे की एज 17 साल है तो इसकी नागरिकता
समाप्त हो जाएगी और जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसकी नागरिकता बनी रहेगी, क्योंकि अब वो भारत का एक वयस्क जो है व्यक्ति है और उसे अपने माता पिता की जरूरत नहीं है पालन पोषण की, वो जो है नागरिक माना जाएगा। कहाँ का? भारत का। ठीक है, तो ये इन कंडीशन में आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप क्या है। बहुत आप न्यूज़ में सुनते हो कि भाई नेशनलिज्म और ये दुनिया भर की बातें। राष्ट्रीयता और नागरिकता में क्या फर्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, नेशनैलिटी है क्या आपकी? नेशनैलिटी जो है आपकी, नेशनैलिटी एथनिक कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, और जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि मैं क्या हूं? मैं एक हिंदू हूं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एथनिसिटी है। ठीक है, जो इस पूरे इंडस रीजन से बनता है। पूरे भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? इंडियन। तो इंडियन क्या है? वो नेशनैलिटी है। ठीक है, लेकिन सिटीजनशिप लीगल कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बातें? तो ध्यान रखें कि नेशनैलिटी जो है वो एथनिक कॉन्सेप्ट है, आपकी एथनिसिटी को डिफाइन करती है नेशनैलिटी। जैसे कि अब हम जो है नेशनैलिटी की अगर हम बात करें, जैसे कि माने कि भारत के मैं किसी एक एथनिक ग्रुप से हूं, ठीक है, तो मेरी राष्ट्रीयता वहां पे भी बन जाती है। समझ में आई बातें? और सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, माने कि कल भारत का क्या हो कि भारत एक तरीके से देखा जाए कि बहुत सारा रीजन एक्वायर कर ले आसपास का सारा, तो वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। लेकिन नेशनलिटी लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एथनिक कॉन्सेप्ट है। दोनों में ये फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तरीके की जो है जातीय अवधारणा जिसे बदला नहीं जा सकता, और नागरिकता कानूनी अवधारणा है। ये अर्जित की जा सकती है, खोई जा सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट अगर मैं बात करूं कि कोई ब्रिटिशर्स या कोई इंग्लैंड का कोई व्यक्ति भारत में आता है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वो भले ही नागरिक भारत का हो लेकिन उसकी एथनिसिटी इंग्लैंड की है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों में फर्क है, एथनिसिटी कभी चेंज नहीं होती है। तो ये चीजें इसमें आती हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। ये आप सुनते ही हैं कि ये क्या क्या है, क्या क्या इनमें चीजें आती हैं, इनको भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो एनआरआई क्या होता है? एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन तो है बट रिजाइडिंग अब्रॉड, लेकिन भारत के बाहर रहता है। ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 180 दिनों तक भारत के बाहर रहता है, वो नागरिक भारत का जरूर है लेकिन भारत से बाहर रहता है, उसको एनआरआई कहा जाता है। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, एक तरीके से विदेशों में रहने वाले भारत के नागरिक। समझ में आई बातें? तो उसको क्या कहते हैं? एनआरआई। उसके बाद आता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारतीय मूल का विदेशी, एक तरीके से भारतीय मूल का व्यक्ति। ये फॉरेन सिटीजन होता है इंडियन ओरिजिन का, माने कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी एथनिसिटी इंडियन है। अब यहां पे ध्यान दें, यानी भारतीय मूल का तो है लेकिन वो विदेश का नागरिक है, उसको पीआईओ कहा जाता है। ठीक है, और इस जो है पीआईओ को ओसीआई में ही मर्ज कर दिया था वर्ष 2015 में, जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजन बहुत करते थे। ठीक है, जैसे कि ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की हम यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या था? ये एक तरीके से लाइफ टाइम वीजा होल्डर होता था। ठीक है, यानी भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, आजीवन वीजा और अधिकार इसके पास होते थे, यानी ये रहता भारत से बाहर ही था, विदेशी नागरिक था। लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भारत में क्या था कि भारत में कुछ अधिकार दे दिए जाते थे, जैसे कि लाइफ टाइम वीजा का उसके पास अधिकार होता था, वो लाइफ टाइम भी रह सकता था, और लिमिटेड एरियाज में जो है उसको वोटिंग भी करने दिया जाता था। समझ में आई बातें? तो ये जो है सीमित कुछ अधिकार उसके पास होते थे, लेकिन वो होता था। लेकिन इन दोनों को क्या कर दिया कि जो पीआईओ है, पीआईओ ही खत्म कर दिया। अब सब जो है टोटल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बना दिए गए हैं। ऐसा फॉरेन पर्सन, ऐसा फॉरेन सिटीजन जो भारतीय मूल का है, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम असम अकॉर्ड 1985 और एनआरसी की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, असम समझौता 1985 और एनआरसी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अकॉर्ड एम टू एड्रेस इलीगल माइग्रेशन इन असम। तो 1985 में क्या था कि असम में बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन खास तौर पे आपकी जो है बांग्लादेश से हो रही थी, उसको लेकर एक असम अकॉर्ड किया गया। और एनआरसी की अगर हम बात करें तो एनआरसी 24 मार्च 1971 को कट ऑफ मानकर अवैध प्रवासियों की जांच करती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से असम अकॉर्ड और एनआरसी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, आपका लास्ट आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम
2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है आपका? तो ये मैंने बताया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो अभी मैंने बताया था, ये कहता है कि ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूट नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश देन अफगानिस्तान, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आपके हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, उनको इंस्टेंट नागरिकता पर विचार भारत करता है। इसमें यानी नॉन मुस्लिम की यहाँ पे बात आई है, क्योंकि ये कानून कहता है कि ये लोग जो है वहाँ पे सताए हुए लोग हैं और ये वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, इनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता, इसलिए भारत में शरण ले सकते हैं। तो ये आता है। और साथ ही क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सक्लूडिंग मुस्लिम एंड कंट्रोवेनिंग द सेकुलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बाद में जो है मुसलमानों को बाहर रखने से संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रति का उल्लंघन करने के लिए इसकी आलोचना की गई थी। तो बहुत सारी आलोचना जो है, जो संविधान के विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने इसकी आलोचना भी बाद में की थी। सो गाइज, तो ये था आपका चैप्टर नागरिकता, और नागरिकता जो मैंने पढ़ाया है इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आज हम अपने चैप्टर को यहीं पे जो है क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है, क्योंकि मैंने इसमें बताया था कि मैं इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, और क्योंकि समय का अभाव है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।